नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर राज्यसभा टेलीविज़न की इस ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उस ऐतिहासिक स्टैची हॉल में, जहां 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी एमएओ कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास पैनल मौजूद है और साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत ही जागरूक छात्र और छात्राएं हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन चुनावों में वो कौन से मुद्दे हैं जो मुद्दे नहीं बन पाए और वो कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन्हें राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में अपनाते, और नई सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ होंगी, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार तारिक हसन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शादाब बानो साहिबा, आप विमेंस कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं जॉनी फॉस्टर साहब, जिन्हें अलीगढ़ के मेहंदी हसन के तौर पर जाना जाता है। हमारे साथ मीर आरिफ अली साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शहर अलीगढ़ में काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हमारे साथ हैं जनाब तारिक जिलानी साहब, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर पंकज पाराशर साहब, आप हिंदी डिपार्टमेंट से आते हैं और पहले पत्रकार रहते हैं। तारिक हसन साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप को यहाँ अलीगढ़ में पत्रकारिता करते हुए 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। अलीगढ़ के इन चुनावों में, और आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पहले चुनाव और ये चुनाव किस तरह से मुख्तलिफ है और इन चुनावों में इश्यूज़ क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी क्या किस तरह से ख़तरे में हमको महसूस हो रही है, ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिस पे मेरे हिसाब से खुल के बात करनी चाहिए। मैं आता हूँ आपके पास। पंकज पाराशर साहब, आप खुद पत्रकार रहे हैं, अब प्रोफेसर हैं, काफ़ी समय से अलीगढ़ में हैं। आप क्या माहौल देख रहे हैं कि इन चुनावों में वो कौन से इश्यूज़ हैं जो गायब हैं? इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से चर्चा में होनी चाहिए, जिस पर बात नहीं हो रही है। पहली बात तो ये है कि विकास को लेकर के जो सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, और सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसी के पास इसका न कोई मॉडल है और वो किस तरह से विकास किसके लिए चाहते हैं ये उनके दिमाग में क्लियर है। उन्होंने एक विकास को पकड़ लिया है जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दूसरी बात कि जो लैपटॉप बांटने की बात है और मोबाइल फ़ोन देने की बात है, आप इस तरह के हालात नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि वो इन चीज़ों के लिए सरकार पर निर्भर हों, वो खुद इसको ख़रीद सकें। आप इसकी तरफ किसी भी पार्टी का आप ध्यान नहीं देखेंगे। मुफ्त खोरी की चीज़ों को लेकर के वो ज़्यादा आगे आ रहे हैं मेरे ख्याल से। और बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। मीर आरिफ अली साहब, आप अलीगढ़ शहर में व्यवसाय भी करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी आप शामिल रहते हैं। आपको ये चुनाव किस तरह का लग रहा है? ये इस लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ चुनाव है कि ख़ास तौर से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक फ़िज़ा बनाई जाती है कम्युनलिज़म की, वो उस लिहाज से ज़रा इस वक्त मुख्तलिफ है। इस वक्त लोग उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। हालांकि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि कम्युनल लाइंस पे इसको डिवाइड किया जाए, लेकिन अभी तक मुझे ये महसूस नहीं होता है कि लोग इसके लिए तैयार हैं कि वो कम्युनल लाइंस पे बटें। ये एक बड़ी बात है, सकारात्मक बात है कि लोग कम्युनल लाइंस पर नहीं बट रहे हैं। शादाब बानो साहिबा, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप अलीगढ़ के इन चुनावों को किस नज़रिए से देखती हैं और आपकी ख़ुद की सोच क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमें इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल ख़तरा है वो कम्युनल पोलराइजेशन से है और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के पे अटैक से है। जॉनी फॉस्टर साहब, आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, अदीब हैं, साहित्यकार हैं। अभी जैसा कहा गया, जो बहस हो रही है और जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में सांप्रदायिकता कोई मुद्दा है? दरअसल जो हमारे जो सियासी जो रहनुमा हैं और जो सियासी अलग अलग तरह की जो पार्टियां हैं, हमारे जहन में तो मैं ये मानता हूँ कि आवाम मिल के रहना चाहता है, मोहब्बत से रहना चाहता है, नफ़रत की राजनीति को दरकिनार करना चाहता है। और ये बहुत अच्छा मौका होता है हमारे पास
एक बड़ी ताकत होती है वोटर्स के पास कि हम अपने अंदर जो एक हमारे अंदर जो जज्बात हैं कि हम मिल के रहें। इस वक्त मौका होता है कि हम उस तरह से न बटते हुए अलग अलग तफरीक़ों में, अलग अलग ज़ात पात में यकीन न करते हुए ऐसी ताकतों को अपनी ताकत दिखाएं जिनसे उन्हें महसूस हो सके कि हम मिल के रहना चाहते हैं। बहुत पहले नज़्म एक लिखी थी जब मैं बहुत हालांकि छोटा था। उसके शुरुआती लफ्ज़ यही थे कि अलीगढ़ के लोगों जहाँ को बता दो खुदा ही मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। अलीगढ़ के लोगों जहाँ को बता दो खुदा ही मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। लगा के गले तुम हर एक को दिखा दो हमारा शहर हर शहर से जुदा है। तो मेरा ज़ाती नज़रिया ये है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि मुझे एक करप्ट सिस्टम तो मंजूर है लेकिन कम्युनल सिस्टम मंजूर नहीं है। वाह, बहुत उम्दा। क्योंकि कम्युनल सिस्टम बहुत दूर तक नुकसान पहुंचाता है, जनरेशन को नुकसान पहुंचाता है। कम्युनल सिस्टम में सिर्फ रुपयों की लेन देन होता है और कम्युनल सिस्टम में लाशों का लेन देन होता है, लाशों की गिनती होती है। तो मुझे करप्ट सिस्टम मंजूर है लेकिन कम्युनल सिस्टम मंजूर है। मैं जो इस बार वोट करूँगा ऐसी ताकतों को परास्त करूँगा जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती हैं और अपनी सियासी रोटियाँ सेकती हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर तारिक जिलानी साहब, अभी आपने सुना अलीगढ़ के बहुत ही जागरूक नागरिकों ने और प्रोफेसर्स ने अपनी बात रखी और जो इश्यूज़ बताए। इन इलेक्शंस में आपको क्या लग रहा है कि क्या इश्यूज़ हैं जिनके इर्द गिर्द सियासी ताना बाना बुना जा रहा है? कुर्बान साहब, पहली चीज़ तो ये कि अलीगढ़ के अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट एन आइलैंड। ये एक पूरा हिस्सा है यूपी का, यूपी भारत का हिस्सा है। जहाँ तक इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, मेरी नज़रों में अब तक कोई ऐसा इशू नहीं आया जिसके ऊपर के कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपना ज़ोर लगा रहे हैं। इशू ये है कि क्या हिंदुस्तान में गरीब आदमी ख़त्म हो गया? उसका अगर है तो वो कहाँ है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? जाड़े आए उसको वो मरा के जिया, बरसात में उसके साथ क्या गुजरी, गर्मी में लू, हमें ये ख़बर कहीं नहीं मिलती। और माफ़ कीजिएगा, आप भी पत्रकार हैं, इधर भी मेरे पत्रकार बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, अखबारों में अब इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं होता। रही बात इसकी हिंदुस्तान की तहज़ीब की, तो भाई हमारा भी दिल ये चाहता है कि जिस तरह से कि हैव नॉट्स को और माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ से मेरा मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि वो माइनॉरिटीज़ जो भी अपने विचार इस किस्म के रखते हों कि वो मेजॉरिटी से नहीं वो मेल खाते, दे आर ऑन द मार्जिन, उनकी कोई पूछ नहीं है। यही मुझे कहना है कि मुद्दे जो हैं, जो असल मुद्दे हैं, वो तो गायब हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। अब हम कुछ छात्राओं से बात करेंगे। आप बताइए कि आप इन इलेक्शंस के बारे में क्या सोचती हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके इश्यूज़ को एड्रेस कर पाए हैं? जी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इश्यूज़ एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो किसानों के बारे में बात करे, जो डेवलपमेंट के लिए कि कहाँ किन किन एरियाज़ में वो डेवलपमेंट करेंगे, किन जगहों पे वो डेवलपमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं उनको कैसे वो उनकी हेल्प करेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो रियल इश्यूज़ होना चाहिए उन रियल इश्यूज़ को तो कोई भी एड्रेस करते हुए नहीं दिख रहा है, जबकि उनका जो एक्चुअल होना चाहिए वो एक दूसरे को टारगेट नहीं बल्कि अपना जो वो आके जो करेंगे, जो काम वो करेंगे, कैसे यूपी को और कैसे इंडिया को एज अ होल वो कैसे आगे लेके जाएंगे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उसको डेवलप और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे, उसकी कोई बात करते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? क्यों हम लोग डेवलपमेंट पे और लोगों को अपराइड करने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं हम लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं? हम लोग को उस तरफ देखना चाहिए कि लोग क्या चाह रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि जो यूथ के इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसे एड्रेस किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक है अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल को एड्रेस तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हटाया जाएगा इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। हर कोई मोटा मोटी एक बात ये ज़रूर कहता है कि हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, सीटें बढ़ा देंगे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ेंगी, हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ेंगे और अटेम्प्ट्स कम कर दिए जाएंगे। तो इस टाइप के जब हम पॉलिसीज़ देख रहे हैं तो हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि कॉरपोरेट की तरफ एक गवर्नमेंट का ज़्यादा इंक्लिनेशन
जा रहा है, जिसकी वजह से जो नुकसान होगा वो ये होगा कि हमारा जो एक लोकल इंसान है, जो एक नीचे तबके से उठना चाह रहा है, उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। जिसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो अगर गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं, अगर ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर ये बात करें, तो फ्रांस में राइट टू वर्क की बात हो गई 1848 में। यहाँ 2018 में भी राइट टू वर्क पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे अभी भी ये बात हो रही है कि हम यहाँ नई बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, लेकिन उस बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए क्या इंसान के पास पैसा है? उस बिल्डिंग को जो बनाएगा उसके लिए जगह है? स्मार्ट सिटी की बात हुई, लेकिन उस ठेले वाले का क्या होगा जो उस शहर में आज तक बेचता आ रहा है और वो ख़त्म हो जाएगा। तो हिंदुस्तान अभी भी एक एग्रेरियन सोसाइटी है। हमें ये समझना होगा कि हमारा डेवलपमेंट दोनों पड़लों को साथ में लेके चलने से होगा। सिर्फ एक साइड पे इंक्लाइन करने से हो सकता है अर्बन सेंटर्स पे आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिख जाए, लेकिन हो सकता है जीडीपी में भी आपको हल्का फुल्का डेवलपमेंट दिख जाए, लेकिन चंद लोगों के अमीर होने से या चंद लोगों के आगे बढ़ने से पूरा देश आगे नहीं बढ़ता। पूरे देश के आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किसान की भी ज़रूरत है, हमें अपने स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है, जिनके लिए फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि कोई ख़ास मुद्दा किसी ने भी नहीं उठाया। प्रोफेसर शादाब बानो साहिबा, विमेन इश्यूज़ को इन इलेक्शंस में कोई तरजीह दी गई है, कहीं एड्रेस किया गया है, उसका कहीं कोई जिक्र है आपकी नज़र में? यहाँ मुद्दे मुझे लगता है मीडिया ड्रिवन होते हैं। कोई एक एपिसोड होता है तब तो विमेन सिक्योरिटी की बात होती है, लेकिन इस इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी, विमेन लाइवलीहुड, हेल्थ, बेसिक फैसिलिटीज़ एंड विमेंस जॉब एंड पावर्टी, क्योंकि गरीबी इतना बड़ा मुद्दा है और औरतों की गरीबी बिल्कुल ही नज़रअंदाज है। इस इलेक्शन में मैं और भी ज़्यादा देख रही हूँ, रादर इलेक्शन का पूरा प्रोसेस काफ़ी मैस्कुलिनाइज्ड होता है। उसमें ज़्यादातर मीटिंग्स या रैली मेन की होती है, या कुछ कार्यकर्ता विमेन को बुला लिया जाता है, या कुछ पेमेंट पे बुला लिया जाता है जस्ट फॉर अ शो दैट देखिए हम मिक्स्ड हैं और हम मेन विमेन की बराबरी देखते हैं। लेकिन सही मानों में बराबरी बिल्कुल न देखी जाती है, न कहीं इम्प्लीमेंटेड है, दूर दूर तक ध्यान में नज़र में भी नहीं है। और जो कि हम यहाँ देखते हैं कि मेन डिसाइड करते हैं कि वोट किसको देंगे और विमेन देन फॉलो करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के प्रोसेस में विमेन को जो भी छोटे क्लब्स हैं, जो भी उनके मोहल्ले की ग्रुप्स हैं, उनको अपने मुद्दे लेके आना चाहिए, पब्लिक मीटिंग करना चाहिए, अपने मुद्दे को खुले तौर पे बताना होगा कि लीडर्स आप देखें और इसे एड्रेस करें। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताएं। सर, आपने बात करी विमेंस एमेंसिपेशन की कि औरतों को कैसे लाया जा रहा है पॉलिटिक्स में। एग्जैक्टली तो पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो लॉ तो बना दी गई, जैसे पंचायती राज की आपने कहा कि पंचायती राज में एक सर्टेन परसेंटेज दी गई, लेकिन अब उसमें हुआ क्या? हम ऑन पॉइंट क्या देखते हैं, हम ऑन द ग्राउंड क्या देखते हैं कि अगर उनका प्रचार भी हो रहा है तो वो उनके पति प्रचार कर रहे हैं, औरत अभी भी घर के अंदर बंद है, तो उनका नाम तो लग जाता है ताकि एक परसेंटेज मिल जाए और वो पंचायती राज में आ जाएं। रिप्रेजेंटेशन भी देखने में आ जाता है लेकिन असलियत में नहीं होता। और इस चीज़ की जी मैं जैसे आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि यूथ की क्या एस्पिरेशंस हैं, तो एस्पिरेशंस तो बहुत सारी हैं और मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम में गिनाना उसको मुश्किल होगा, मगर मैं एक सिंपल मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देना चाहूँगा, जो समाज है, जो वोटर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं स्पेशली, कि हमने देखा है और यूपी और नॉर्थ इंडियन बेल्ट में देखा है कि वोटिंग हमेशा, मतलब हम 5 साल तो बात करते हैं कि कास्ट लाइंस को हम डिम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और रिलीजियस लाइंस को ख़त्म कर देंगे, जब इलेक्शन आता है तो वो सब हम भूल जाते हैं, फिर अपने उस गेटोज़ में आ जाते हैं। सो लेट्स गो अबव दोज थिंग्स, हम मुद्दों पे वोट करें, कैंडिडेट्स की क्वालिटी देख के वोट करें, क्योंकि फिर 5 साल तक फिर हमें कोई हक़ नहीं बनेगा कंप्लेन करने का। अभी यहाँ बात हुई अलीगढ़ में रोज़गार के अवसर नहीं है, जो यहाँ इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, वो भी कम हो गए हैं। यहाँ ताला नगरी के नाम से मशहूर है अलीगढ़, लेकिन दिखाई देता है कि 1-2 कंपनियों के अलावा शायद जो छोटे कारीगर थे उनको वो अलग हो रहे हैं। उसी तरह से ब्रास का काम था और भी बहुत सारे लोकल जो कुटीर उद्योग थे, छोटी इंडस्ट्री थी, उसका क्या हाल है, क्यों ख़त्म होते जा रही है? नहीं, देखिए ये सिलसिला तो कई 10-12 साल से चल रहा है। स्मॉल इंडस्ट्री अंडर थ्रेट है। मगर मैं ये कहूँगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो धक्का लगा है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो महीनों साल से ज़्यादा लग सकता है उससे रिकवर करने में। इस वक्त यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल कगर पे खड़ी है डिस्ट्रक्शन के, और अगर इन लोगों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दिया गया
तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये कहानी सिर्फ अलीगढ़ की नहीं है, ये हर यूपी में इतनी जगह है, फिरोज़ाबाद, मिर्ज़ापुर, हर जगह वही, क्योंकि ये कैश ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ थी और एक अचानक उनको आपने प्लास्टिक मनी की तरफ डाइवर्ट किया है। इसके लिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप आगे देखेंगे। मीर आरिफ अली साहब, आपको क्या लगता है कि जैसा तारिक हसन साहब कह रहे थे, ये जो डीमोनेटाइजेशन का काम हुआ, इससे इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा, क्योंकि आप ख़ुद इस पेशे में हैं? देखिए साहब, मैं ये मानता हूँ कि 91 के बाद से, जब से हमने WTO पे दस्तखत किए हैं, ये मुस्तकिल एक प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कुटीर उद्योग और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है डेलिबरेटली। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस इस तरह की ना हो कि किन किन चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देनी है और क्या हमारे क्या हमारी सोसाइटी के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और हम अगर सियासी पार्टीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। प्रोफेसर तारिक जिलानी साहब, ये तो बात हुई कि क्या सरकार को, राजनीतिक दलों को करना चाहिए था, क्या मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन जाहिर है कि 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी। उस सरकार से आपको क्या उम्मीद है? कुरबान साहब, उम्मीदें तो बहुत बंधी, 1950s से बंधनी शुरू हुई, लेकिन ये कि उम्मीदों पर कब तक जिएंगे ये मुझे नहीं मालूम। ये सरकार बनेगी, इसके लिए शुभकामनाएं जिसकी भी बने, लेकिन जैसे अर्थव्यवस्था की और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात, विमेंस के और उनके सिक्योरिटी की बात हो रही है, अगर इस सिमत में कोई काम हो, आम आदमी को कोई राहत मिले, सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जानो माल की सिक्योरिटी, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। जॉनी फॉस्टर साहब, आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं उस सरकार से कि वो क्या करेगी? अगले महीने हम एक नई सरकार को वजूद में आते देखेंगे। मेरी ख्वाहिश रहेगी कि चूँकि यूपी एक बड़ा इल्म का और आर्ट और कल्चर का बड़ा गहवारा है, यहाँ से बड़े बड़े अदीब, शायर, बड़े एजुकेशनिस्ट एकेडमिशियन यहाँ से निकले हैं। तो और ये जो समाज में जो गंदगी फैली है और कभी कभी हम सियासी रहनुमाओं के दांव पेच में फंस जाते हैं, उसकी बड़ी वजह जहालत भी है। तो नई सरकार से मैं चाहूँगा कि यूपी को एक एजुकेशन का, इल्म का, अदब का और सखावती प्रोग्राम्स का और आर्ट और कल्चर का बड़ा गहवारा बनाएं, जिससे कि हम आपस की जो ये नफ़रत और ये जो दूरियां हैं इसको हम पाट सकें। शेर भी हो जाए। देखिए, ये गंगा जमनी मुल्क है, हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं और मिक्स कल्चर है हमारा, साझा संस्कृति कि कश्मीरी गुजराती राजस्थानी है, कश्मीरी गुजराती राजस्थानी है, साझा संस्कृति की एक निशानी है। कश्मीरी गुजराती राजस्थानी है, साझा संस्कृति की एक निशानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर, मेरा ये मानना है, जब भी हम यूपी इलेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ सिलेक्टिव राजनीति होती है। मुसलमानों की बात होगी, दलितों की बात होगी, तब किसान आ जाएंगे, तब वुमेन एम्पावरमेंट भी आएगा। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही होती हैं। आज का जो वोटर है वो सिलेक्टिव राजनीति नहीं चाहता है, वो सबका विकास चाहता है। हम चाहते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो, पूरे यूपी का डेवलपमेंट हो, पूरे यूपी के लोगों का डेवलपमेंट हो। लॉ ऑर्डर की कोई बात नहीं करता है। बात करते हैं धर्म की, तो धर्म की राजनीति को हटकर हम जो नए वोटर्स हैं वो हम समझ चुके हैं कि धर्म से कुछ नहीं होना है तो विकास से होना है, लॉ एंड ऑर्डर से होना है। तो मेरा ये मानना है और हम सभी इस बात पे एग्री करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यूपी का कुछ सालों से बहुत ख़राब चल रहा है। हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ हम देखते हैं कितनी वारदातें हो जाती हैं, कितनी गलत काम हो जाते हैं, हमारे किसान मर रहे हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा। तो हमारे सिलेक्टिव राजनीति छोड़कर हमें सबकी बात करनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। सर, एज ए यूथ इंस्पिरेशन हम लोग को एक ये देखना चाहिए कि यूपी में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए, ना कि लोग यूपी से बाहर जाएं, बल्कि उनको खुद वहीं जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स मिले। ये जो
आज के दौर में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। एक पार्टी जो है वो राज्यसभा में अपनी सीट्स को देख रही है, दूसरी पार्टी जो है वो अपनी खोई हुई रेपुटेशन को पाना चाह रही है। जो लोकल बेस्ड पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे जो सत्ता में है वो सत्ता को रिटेन करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 2012 और 13 का जो सर्वे है, हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे बुरे हालात हैं हेल्थ के। यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स नहीं पहुँच रहे हैं, यहाँ की जो सरकार है वो मोर्टेलिटी रेट नहीं छापती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जो एम्बुलेंस के आने से भी कोई फ़र्क नहीं? एम्बुलेंस के आने से सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है, क्या कहते हैं कि आप देखिए वहाँ वो भी रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है, और एक एम्बुलेंस अगर 2 एम्बुलेंस पर डिस्ट्रिक्ट होती है तो उसके बाद भी काम नहीं बन पाता है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2014-15 का जो सर्वे, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के जो रूरल एरिया के जो लोग हैं वो 20% लोग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं अगर बनती भी हैं तो वो आवाम तक पहुँच नहीं पाती। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये देखा आपने कि अलीगढ़ का जो जागरूक मतदाता है, जिसमें छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, वो क्या सोचता है इन चुनावों के बारे में, उसकी उम्मीदें क्या हैं राजनीतिक दलों से, और एक तरह की निराशा है कि जो इश्यूज़ जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए था शायद चुनावी घोषणा पत्र में उनको नहीं किया गया है, और इसलिए नई सरकार से उम्मीदें तो काफ़ी लोगों ने बांध रखी हैं, लेकिन वो कितना अमल में आ पाएगा ये अभी देखना होगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।